गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे थे द्वितीयक व्यवसाय से संबंधित इसके अंतर्गत हमने देखा था कि द्वितीयक व्यवसाय में क्या परिभाषा है, किसे कहते हैं द्वितीयक व्यवसाय, इसके बारे में हमने देखा था। अब देखिए, हम देख रहे हैं विनिर्माण उद्योग से संबंधित कई बार क्वेश्चन आते हैं। विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है विनिर्माण उद्योग से संबंधित। देखिए, विनिर्माण उद्योग का अर्थ क्या होता है? जो प्राथमिक उत्पादन है, प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त जो कच्ची सामग्री है, जैसे हम बात करते हैं खनन क्रिया के द्वारा जो खनिज प्राप्त होती हैं वो बात कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र से जो फसलें प्राप्त होती हैं, उन फसली क्षेत्रों को, फसलों को भी हम इसमें समाहित कर सकते हैं। तो इनको शारीरिक व यांत्रिक शक्ति से परिचालित, यांत्रिक शक्ति से परिचालित औजारों की सहायता से आकार, रूप तथा विशेष गुणधर्म वाली वस्तुओं में बदलना। देखिए, प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त जो कच्ची सामग्री है उसको हम चाहे तो शारीरिक रूप से और या फिर कोई यांत्रिक शक्ति का साधन हो सकता है, विद्युत हो सकती है, उसके द्वारा क्या करते हैं, उसको परिचालित करके जो औजार होते हैं, उन औजारों के माध्यम से हम उस कच्ची सामग्री का आकार बदल देते हैं या उसका रूप बदल देते हैं या कोई विशेष गुण धर्म वाली वस्तुओं में उसको बदल देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये विनिर्माण उद्योग को स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई या इससे इसका अर्थ स्पष्ट होता है विनिर्माण उद्योग का। अब देखिए, विनिर्माण उद्योग के संबंध में हम इस शब्द को जब भी पढ़ते हैं तो एक वृहत उद्योग की कंसेप्ट हमारे माइंड में आ जाती है। हो सकता है कोई बड़ा उद्योग होगा विनिर्माण उद्योग, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, हम सामान्य आधार पर देख सकते हैं कि मिट्टी से बने हुए जो बर्तन होते हैं, वह खिलौने होते हैं, वो भी इसी में आते हैं। साथ साथ में हम भारी वस्तुओं को देखते हैं, तो जो बड़ी मशीनें होती हैं, उन मशीनों को भी विनिर्माण उद्योग में रखते हैं। या हम कह सकते हैं जो भारी जो रसायन होते हैं, बड़े जो रसायन होते हैं, उन रसायनों को भी क्या है, इसी में रखते हैं। तो एक नॉर्मल उद्योग भी विनिर्माण उद्योग में समाहित है और एक बड़ा उद्योग भी क्या है, विनिर्माण उद्योग में समाहित है। ठीक है, और इस निर्माण उद्योग के अंतर्गत ये जो निर्माण उद्योग है, इस निर्माण उद्योग में प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं?
वो कच्चा माल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कच्चा माल कहलाते हैं। कच्चे माल की बात करते हैं तो जैसे धातु के अंतर्गत अयस्क की बात की जाती है, धातु अयस्क। जैसे हम कई बार बोलते हैं लोहे अयस्क की बात बोलते हैं, तो वो एक कच्चा माल है, लोहे अयस्क। फिर हम बात करते हैं लकड़ी, ये भी एक कच्चे माल के रूप में उपयोग में ली जाती है। फिर हम बात करते हैं कपास, ये भी क्या है? एक कच्चे माल के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो देखिए, धातु अयस्क के अंतर्गत इस्पात जो होता है, इस्पात से हम यंत्र बनाते हैं, औजार बनाते हैं, कलपुर्जे बनाते हैं छोटे छोटे, तो वो किससे बना रहे हैं? इस्पात। तो इस्पात क्या हो गया? अयस्क हो गया। फिर हम बात करते हैं कि लकड़ी, लकड़ी को हम चीर कर या इसको गलाकर क्या बनाते हैं? कागज की लुगदी बनाते हैं, लुगदी बनाते हैं और उससे हम कागज तैयार करते हैं। तो लकड़ी क्या हो गई है कि अयस्क का रूप हो गई। फिर हम बात करते हैं कपास, कपास से हम क्या बनाते हैं? धागा बनाते हैं और इससे सूती वस्त्र बनाते हैं। तो कपास क्या हो गई? सूती वस्त्र के लिए एक कच्चे माल का रूप हो गई। तो ये पदार्थ जो होते हैं, असंशोधित पदार्थ होते हैं, इनको कच्चे माल में रखा जाता है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे कि विनिर्माण उद्योग का जो योगदान है वो अर्थव्यवस्था में कैसा है। देखिए, किसी भी देश की बात करो आप, किसी भी देश की, किसी भी देश, कोई भी देश हो, अगर वहां का निर्माण उद्योग जो है, इस निर्माण उद्योग का अगर विकास अधिक होगा, अगर विकास अधिक होगा तो वहां की जो राष्ट्रीय आय है वो राष्ट्रीय आय भी क्या होगी? अधिक हो। क्या होगी? अधिक होगी। किसी भी देश की बात करो आप, वहां का निर्माण उद्योग का अगर विकास अधिक है तो वहां की राष्ट्रीय आय भी क्या होगी? अधिक होगी। और वो देश क्या हो जाता है? फिर धीरे धीरे विकसित कैटेगरी में शामिल होना शुरू हो जाता है। तो हमें एक चीज स्पष्ट हुई है कि जो औद्योगिक विकास है वो औद्योगिक विकास देश की आर्थिक जो मापदंड है, औद्योगिक विकास देश की आर्थिक मापदंड का क्या होता है? आधार होता है। वहां की वो अर्थव्यवस्था का मुख्यतः क्या होता है? आधार होता है। ठीक है। आर्थिक जो संपन्नता है उस संपन्नता का क्या होता है? मापदंड होता है, या उसको हम कहते हैं आधार होता है। औद्योगिक विकास देश की आर्थिक संपन्नता का क्या होता है? मापदंड होता है, या उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसका आधार होता है। और इसी औद्योगिक विकास के कारण विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे, जापान की बात करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे जो देश हैं, इन देशों में जो औद्योगिक विकास है वो क्या है? बढ़िया है, अधिक हुआ है इन क्षेत्रों के अंतर्गत औद्योगिक विकास, जिसके कारण वो क्या है? धीरे धीरे किस कैटेगरी में आ गए? धीरे धीरे विकसित कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक। अब देखेंगे उद्योगों की अवस्थिति को लेकर जो उससे प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों की हम बात करेंगे।
कौन कौन से ऐसे कारक हैं? क्या कच्चा माल इफेक्ट करता है, बाजार भी इफेक्ट करता है, परिवहन के साधन करते हैं, शक्ति के साधन करते हैं। ये सारे के सारे जो कारक हैं, इन कारकों की हम बातें करेंगे। चलिए हम बात करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं, उन कारकों के बारे में देखेंगे। देखिए, पहला जो कारक है कच्चा माल, दूसरा है शक्ति के साधन, तीसरा है परिवहन व संचार के साधन, ठीक है। चौथा है बाजार, पांचवा है कुशल श्रमिक, छठा है जलापूर्ति, सातवां है जलवायु, ठीक है। आठवां है सरकारी नीतियां, नौवां है उच्च तकनीक, और 10वें में अन्य जितने भी कारक रह गए हैं उन कारकों की बात करेंगे, ठीक है। तो 10 कारक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इन 10 कारकों का हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भी अन्य कारक हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 10 कारक हमारे लिए सफिशिएंट हैं। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम उन 10 कारकों को उसमें लिख सकते हैं, उसका विस्तृत विवरण हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रत्येक के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार उद्योगों को प्रभावित करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कच्चे माल पर, ठीक है। किसी भी उद्योग की बात करें हम, कच्चा माल जो है वो कच्चा माल एक तो सुगमता पूर्वक एक पर्याप्त और तीसरा सस्ती दर पर अगर प्राप्त हो जाता है तो वो उद्योग क्या है, उस उद्योग का जो स्तर है वो स्तर भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। क्योंकि उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। उत्पादन अधिक होगा और उससे आय जो प्राप्त होगी, इनकम जो प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी। तो उसका क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र भी धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। सुगमता पूर्वक मतलब आसानी से, पर्याप्त मतलब जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी मिल जाए, और सस्ती दर मतलब ज्यादा महंगा वो कच्चा माल नहीं होना चाहिए। तो हम अधिकतर क्या देखते हैं, अधिकांशतः हम देखते हैं कि जो खाने होती हैं या कोई कृषि क्षेत्र होता है या कोई तटीय क्षेत्र होता है, इन क्षेत्रों के ज्यादा नजदीक उद्योगों की अवस्थिति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है ये आपको यहां से स्पष्ट हो गया होगा। खानों से क्या है, खनिज निकालते हैं और उन खनिजों को हम उद्योगों में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो इन खानों के नजदीक उद्योग देखने को मिलेंगे। कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो फसलों से, जैसे आटा बनाना है तो गेहूं का जो क्षेत्र है उसके नजदीक क्या है,
वो उद्योग स्थापित हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहां पर जल है ना, वो जल सुगमता पूर्वक आसानी से उसको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, जिन उद्योगों में कच्चा माल जो है भारी व सस्ता, जिन उद्योगों का जो कच्चा माल है वो कच्चा माल भारी, सस्ता व जिनके निर्माण के दौरान वजन कम होता है, जिनमें उनमें इस तरह की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, पाई जाती है। किस प्रकार की प्रवृत्ति? इन क्षेत्रों के नजदीक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। या तो कोई भारी भरकम होगा जिसमें परिवहनीय व्यवस्था क्या होगी, अगर सुदृढ़ नहीं होगी तो उसका खर्चा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उससे नुकसान हो सकता है। अगर कृषि क्षेत्र की बात करेंगे, अगर वहां पर कोई महंगा प्रोडक्ट है तो क्या है, महंगा प्रोडक्ट होने के कारण उद्योगों की अवस्थिति सही तरीके से नहीं स्पष्ट होगी। जल की बात करते हैं, जल की उपलब्धता होती है उद्योगों में, जलापूर्ति की हम आगे बात करेंगे। तो अगर जल नहीं है तो वो उद्योग सही तरीके से नहीं चल पाएगा। तो अगर भारी, अगर सस्ता ये चीज है तो क्या है, उनकी प्रवृत्ति क्या पाई जाती है, इसी प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, परिवहन व्यय बढ़ जाता है। अब देखिए, जो एक उद्योग की बात करते हैं हम, लोहा इस्पात उद्योग की बात करते हैं, लोहा इस्पात उद्योग। अब लोहा इस्पात उद्योग कहां पर पाया जाता है? देखिए, एक तो लोहे की खानों की, जहां पर लोहा ऐसक प्राप्त होगा उसके नजदीक आपको मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये एक भारी भरकम भारी उद्योग है। इसको, इस ऐसक को लाने ले जाने के लिए क्या है, अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। तो फिर क्या है, उद्योगों का जो अवस्थिति है उसमें आपको परिवर्तन स्पष्ट होगा। फिर हम बात करते हैं कि इसके लिए जो शक्ति के साधनों की जरूरत होती है तो उसकी बात करते हैं, तो कोयला जरूरी होगा, तो कोयले की खानों के लिए। तो देखिए, लोहे ऐसक और कोयले की खानों के नजदीक क्या है, लोहा इस्पात उद्योग पाया जाता है। या फिर क्या कंडीशन होगी, इन दोनों क्षेत्रों के मध्य, इन दोनों क्षेत्रों के मध्य की अवस्थिति में क्या है, लोहा इस्पात आपको उद्योग मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। जैसे खानों की बात की तो किस खान के नजदीक है, कोयले की खानों के नजदीक है या लोहे इस्पात की खानों के नजदीक है। कई बार मिडिल की स्थिति में भी लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हो जाता है, दोनों क्षेत्रों को देखते हुए। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं जो फल, सब्जियां, या हम बात करते हैं